नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। आज रात ओंकार मंत्रोच्चारण में लेंगे भाग, ड्रोन शो का भी करेंगे अवलोकन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और एनएसए अजीत डोभाल ने भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का किया उद्घाटन। राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले 10 विषयों पर हो रही है चर्चा। ईरान में तेज हुए विरोध प्रदर्शन, अब तक 62 लोगों की मौत, इंटरनेट सेवाएं बंद, दूरसंचार ठप। खामनेई ने प्रदर्शनकारियों के सामने झुकने से किया इनकार। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। देश और दुनिया में कार्यक्रमों का आयोजन, पिछले एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली विशेष पहचान। और महिला हॉकी इंडिया लीग को आज मिलेगा नया चैंपियन। खिताबी मुकाबले में एसडी पाइपर्स के सामने होगी रांची बंगाल टाइगर्स की चुनौती। तो बुलेटिन में चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की। अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ने आक्रमणों और विध्वंसों के बावजूद सनातनी आस्था को जीवित रखा। यही वो स्थल है जहां पर महादेव ने चंद्रदेव को शाप से मुक्त किया। विदेशी आक्रमणों के बाद भी मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और आस्था कभी नहीं टूटी। आज हम स्वाभिमान पर्व मनाते हैं जो अडिग विश्वास और भारत की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। सोमनाथ क्यों कहा जाता है? वेरावल और गुजरात का पश्चिमी सिरा, ये है पवित्र प्रभास क्षेत्र, अरब सागर के किनारे स्थित, और यही है सोमनाथ। प्रथम ज्योतिर्लिंग शिव पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण में सोमनाथ की महिमा का वर्णन है। ये वो स्थल है जहां देवादिदेव महादेव ने चंद्रदेव को दक्ष प्रजापति के शाप से मुक्त किया था। इसलिए ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर। शिवलिंग की स्थापना की जाती है और वह मानव निर्मित है, लेकिन ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होता है। देश में 12 स्थान ऐसे हैं जहां शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। दक्षिणी ध्रुव तक 1 इंच जमीन नहीं। यह आश्चर्यजनक है कि सोमनाथ और दक्षिणी ध्रुव के बीच कोई द्वीप, देश या इंच भर जमीन का टुकड़ा नहीं है। भौगोलिक रूप से सोमनाथ से एक सीधी रेखा दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। यह भारतीय ज्ञान और उसकी परंपरा का अमिट साक्ष्य है। सोमनाथ स्थित बाण स्तंभ इसकी पुष्टि करता है। सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ की महिमा और इसकी कीर्ति विश्व विख्यात थी। प्रमुख समुद्री मार्ग पर होने की वजह से ये विदेशी आक्रमणकारियों के निशाने पर हमेशा से रहा। सबसे ज्यादा विध्वंस महमूद गजनवी ने साल 1026 में किया था। मंदिर तोड़ा, श्रद्धालुओं की हत्या की, ज्योतिर्लिंग खंडित किया। लूटपाट और दमन का यह चक्र जारी रहा। इतिहासकारों के अनुसार सोमनाथ पर कुल 17 बार हमले हुए, जिनमें से 6 बड़े हमले शामिल हैं। सनातनी आस्था का जीवंत प्रतीक। आतिताइयों के जुल्म के आगे सनातनी आस्था कभी नहीं टूटी और ना ही झुकी। हजारों साल के अत्याचार को भारत ने अपने अडिग विश्वास से पराजित किया।
प्रतिहार राजा नागभट्ट, चूड़ासमा राजा महिपाल, राजा भीमदेव, राजा भोज, अहिल्याबाई और स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। स्वाभिमान पर्व। आदिराइयों की हार सनातनी परंपरा के विजय का उत्सव है स्वाभिमान पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा वर्ष भर अनेक कार्यक्रम होंगे जो सहिष्णु भारत, लोगों के धैर्य और अजेय स्वाभिमान का गौरव गान करेगा। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं नई दिल्ली के भारत मंडपम, जहां पर विश्व पुस्तक मेले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संबोधित कर रहे हैं। कनिमार पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता और प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय नई दिल्ली जैसे देश की अनेक लाइब्रेरी भारत की सभ्यता, स्मृति और ज्ञान परंपरा का निरंतर धारा का संरक्षित करता है। कन्फ्यूशियस ने कहा था, भविष्य को समझना है तो अतीत का अध्ययन कीजिए। जब राष्ट्र अपने इतिहास, मूल्य और सभ्यता जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तब जिसके एग्जाम्पल हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री हमारे सामने रखा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पवित्र पिपरावा अवशेष का प्रदर्शन का उद्घाटन भारत की सभ्यतागत स्मृति और पुनः स्थापना का प्रतीक है। पिपरावा जैसे पवित्र अवशेषों का म्यूजियम में संरक्षण तथा बौद्ध ग्रंथ, मैन्युस्क्रिप्ट और रिलिक्स का लाइब्रेरी और म्यूजियम में संरक्षण उस परंपरा का आगे बढ़ाता है जहां ज्ञान केवल पढ़ाई नहीं जाता है बल्कि आत्मसात किया जाता है। देश में ज्ञान और रीडिंग की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष पुस्तक मेला की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक 75 रखी गई है, जो हमें राष्ट्र निर्माण में शौर्य और विवेक जैसे मूल्यों को स्मृति याद दिलाती है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राजकोट में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे और ये सम्मेलन सिरेमिक, इंजीनियरिंग, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी, पर्यटन सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 14 ग्रीनफील्ड स्मार्ट गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एस्टेट के विकास की घोषणा करेंगे और राजकोट में GIDC के मेडिकल डिवाइस पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। ये 2 दिवसीय सम्मेलन कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों के 12 जिलों की जरूरतों को पूरा करेगा और निवेश और औद्योगिक विकास के लिए नई गति प्रदान करेगा। वाइब्रेंट गुजरात के सफल मॉडल की पहुंच और प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए पूरे गुजरात में 4 वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए जा रहे हैं। पहला संस्करण अक्टूबर 2025 को मेहसाणा में हो चुका है। वर्तमान संस्करण कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए है। इसके बाद अप्रैल में सूरत और जून में वडोदरा में रीजनल कॉन्फ्रेंस होगी। इन रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्षेत्र विशिष्ट औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ाना है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के दूसरे संस्करण का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री मोदी के उस ऐतिहासिक विजन को साझा किया जिसमें लाल किले की प्राचीर से 140 करोड़ देशवासियों को विकसित भारत के लिए पंच प्रण का संकल्प दिलाया गया था। मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य सार्वजनिक जीवन में 1 लाख ऐसे युवा नेतृत्व तैयार करना है जिनकी कोई पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि न हो। ये मंच युवाओं को विकसित भारत एक्ट 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीन विचार और समाधान पेश करने का एक गतिशील
अवसर दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से उद्बोधन करते हुए कहा था कि मुझे विकसित भारत बनाना है। हम 140 करोड़ की जनता एक साथ में विकसित भारत के लिए 5 प्रण, 5 संकल्प करेंगे। और मोदी जी ने यह भी कहा कि हमें विकसित भारत तो बनाना है, लेकिन मेरे देश के युवाओं को विकसित भारत के लीडर बनाना है। देश में 1 लाख ऐसे लीडर बनाना है जो सार्वजनिक जीवन में जिसके बैकग्राउंड में कोई फैमिली पॉलिटिक्स ना हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में युवाओं को संबोधित किया। कहा कि युद्ध किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए किया जाता है। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। जब आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो राष्ट्र का मनोबल बनेगा। द विल ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं, कि जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। आज भी आप देख लें, जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री अपनी बात को दूसरी के ऊपर में थोपना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब आप निर्णय लें तो केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी भारत के लिए लें, और अगर आपको देश का प्रतिनिधित्व करना है तो उसी अनुरूप निर्णय लेने चाहिए। आप जब निर्णय लें तो आज के लिए नहीं, अपने आने वाले उस भविष्य के लिए निर्णय लें। दूरदर्शी भाव से निर्णय लें। आज का निर्णय तो लगता है कि ठंड बहुत है, रजाई में बैठे रहें, लेकिन अगर आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो आपको लगता है नहीं, मुझे 4 बजे दौड़ने के लिए जाना ही चाहिए। सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अपने निर्णयों को दूरअंदेशी से करें। हर निर्णय को लेने के साथ ये सोचें कि इस निर्णय के बाद मेरा अगला निर्णय क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। एक कदम उठाने से पहले अगले 2 कदम की सोचें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट किया है। पीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अद्भुत जोश और बेमिसाल जज्बे से भरी हमारी युवा शक्ति सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के लिए संकल्पबद्ध है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश भर के अपने युवा साथियों से संवाद को लेकर बेहद उत्सुक हूं। इस कार्यक्रम में 12 जनवरी को आप सभी से मिलने वाला हूं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
बाद स्वागत है। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक विशेष सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। देश के सबसे व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रूट पर स्थित काजीपेट बल्हार शाह रेल परियोजना को प्रगति प्लेटफॉर्म से नई रफ्तार मिली है। प्रधानमंत्री मोदी की सीधी निगरानी और मंत्रालयों के बीच समन्वय से वर्षों से अटकी हुई स्वीकृतियां सुलझ चुकी हैं और आज ये रणनीतिक परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रूट पर स्थित काजीपेट बल्हार शाह खंड देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। इस 201 किलोमीटर लंबे खंड में तीसरी लाइन और विद्युतीकरण की परियोजना 2015-16 में मंजूर हुई थी, जिसकी अनुमानित लागत 2063 करोड़ रुपए थी। इस परियोजना का उद्देश्य भीड़भाड़ कम करना, माल ढुलाई बढ़ाना और यात्री ट्रेनों की समयबद्धता सुनिश्चित करना है। हालांकि ये प्रोजेक्ट हर पल कसौटी और कठिनाइयों के दौर से गुजरा है। 2016 में स्वीकृत ये परियोजना भूमि अधिग्रहण, वन एवं वन्य जीव स्वीकृतियों से जुड़े मुद्दों के कारण लंबे समय तक अटकी रही। लेकिन एक तारीख ने इस प्रोजेक्ट की कहानी ही बदल कर रख दी। 22 जनवरी 2020 को काजीपेट बल्हार शाह तृतीय रेल लाइन परियोजना प्रगति समीक्षा के अंतर्गत आई और फिर इस परियोजना की स्थिति में निर्णायक बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस परियोजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि रेल मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, साथ ही तेलंगाना और महाराष्ट्र सरकारें आपसी समन्वय से वन एवं वन्य जीव स्वीकृतियों को शीघ्रता से निपटाएं। प्रधानमंत्री के इन स्पष्ट और समयबद्ध निर्देशों ने सालों से लंबित फाइलों को गति दी और परियोजना के लिए महत्वपूर्ण मार्ग खोल दिया। प्रगति के हस्तक्षेप के बाद न केवल वन्यजीव प्रभावित क्षेत्र के दायरे को तर्कसंगत रूप से घटाया गया, बल्कि अगस्त 2020 में वन्यजीव स्वीकृति और महाराष्ट्र में चरण 2 के तहत वन स्वीकृति भी प्राप्त हो गई। खास बात यह है कि जो स्वीकृतियां 2 सालों से अधिक समय तक अटकी हुई थीं, वो प्रगति समीक्षा के कुछ ही महीनों में सुलझा ली गईं। ये काम करने के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि ये घाट सेक्शन में चलता है और फॉरेस्ट एरिया में भी जाता है, रेजिडेंशियल एरियाज या सिटीज़ के थ्रू भी जाता है। तो लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस, इसका बहुत ही फास्ट तरीके से परमिशंस मिला था। तो तेज़ गति से ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हम आगे बढ़ रहे थे। नवंबर 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार कुल 201 से 205 किलोमीटर में से लगभग 187 किलोमीटर कमीशन हो चुका है, जिसमें काजीपेट राघोपुरम, सिरपुर टाउन सिरपुर कागजनगर, आसिफाबाद बेल्लमपल्ली तेलंगाना और बल्हार शाह मणिकगढ़ माकुड़ी सिरपुर टाउन महाराष्ट्र शामिल हैं। बाकी 18 किलोमीटर के भी जल्द पूर्ण होने की उम्मीद है। आज परियोजना 94.55% भौतिक प्रगति के साथ अपने अंतिम चरण में है। जून 2026 तक इसके पूरे होने पर यह परियोजना कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न और ऊर्जा क्षेत्र की लॉजिस्टिक्स को मजबूती देगी, मालगाड़ियों की गति और विश्वसनीयता बढ़ाएगी और यात्रियों के लिए समय पालन में सुधार लाएगी। पूर्ण विद्युतीकरण के साथ ये परियोजना हरित और सतत परिवहन के प्रधानमंत्री के विजन को भी साकार करती है। ये प्रोजेक्ट से बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में मूवमेंट आएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आएगा। ये जो बैकवर्ड एरिया में नॉर्थर्न तेलंगाना और महाराष्ट्र का एरिया में भी डेवलपमेंट एक्सपेंशन होने का भी संभावना है। ये परियोजना प्रगति जैसे तंत्र की शक्ति का जीता जागता उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और बात करें खेलों की तो दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स ने न सिर्फ देश में बीच स्पोर्ट्स को नई पहचान दी है, बल्कि स्थानीय खिलाड़ियों के लिए ये आयोजन उम्मीदों का नया मंच बनकर उभरा है। सरकार की इस पहल से दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में खेल संस्कृति ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। दीव में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया बीच गेम्स से जहां एक और देश में बीच स्पोर्ट्स के रूप में एक नई खेल संस्कृति का विकास हुआ है, तो वहीं यह आयोजन दीव के खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सरकार द्वारा बड़े स्तर पर इन खेलों के आयोजन ने हर किसी का ध्यान आकर्षित किया है। नतीजा यह है कि आज इस द्वीप के हर युवाओं का सपना खेलो इंडिया बीच गेम्स में खेलने का है और खिलाड़ी भी मानते हैं कि इन खेलों की वजह से दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव खेल के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम हो रहे हैं दीव में, तो दमन दीव के जो बच्चे हैं उनके लिए एक बिल्कुल अनोखा प्लेटफॉर्म मिला और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पहले उनको नहीं मिलता था। तो अभी खेलो इंडिया बीच गेम के माध्यम से उनको एक स्पोर्ट्स के माध्यम से एक नई ऊर्जा मिली है कि जिससे वो यहाँ पे परफॉर्म कर सके और अपना नाम भी देश दुनिया में रोशन कर सके। दमन में छोटी जगह है, उसके जैसे पहले छोटे टूर्नामेंट होते थे, अभी खेलो इंडिया जैसे इवेंट जो अब दमन में होने लगे हैं, तो जैसे हमारी टीम के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो अभी बच्चे जो आजकल जैसे इंटरनेट हो गया, ड्रग्स हो गया, उसकी तरफ ना जाके खेलों की तरफ जुड़ना चाह रहे हैं खेलो इंडिया की वजह से। और खेलो इंडिया उनके लिए एक बहुत बड़ा पंच हो गया। वो लोग वेट करते हैं कि कब खेलो इंडिया होगा जिसमें पार्ट ले सके। दीव के युवा भी लगातार दूसरे साल इस आयोजन को लेकर उत्साहित नजर आए। हर किसी का मानना है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स से खेलों से जुड़ने और आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। दीव बीच गेम्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कराया है हमारे लिए, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का हमको फैसिलिटीज़ मिला है, जिस पे हमको परफॉर्म करने को बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो कि बहुत सारे एथलीट्स को नहीं मिल पाता है। हमको हमारे स्टेट में मिला है, हमारी गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कराया है, जिसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे कोचेस को, फिलिया मैम को एंड एलेक्जेंडर सर को, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, जिसके वजह से हमने इतने बड़े लेवल पे परफॉर्म करके हमने मेडल भी जीते एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। और आगे भी बिल्कुल जितना हमने सीखा है यहाँ से आगे इससे भी बेटर हम परफॉर्म करेंगे। खेलो इंडिया बीच गेम्स दमन एंड दीव में 2026, इसमें मैंने पेंचक सिलात गेम में मैंने पार्टिसिपेट किया है और इस गेम में मैंने गांडा इवेंट में पार्टिसिपेट करके सिल्वर मेडल पाया है। और ये जो इवेंट है दमन एंड दीव में हो रहा है और ये बहुत छोटी सी यूनियन टेरिटरी है, ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं है कि ये कोई जगह है, लेकिन फिर भी इधर इतना बड़ा इवेंट खेलो इंडिया का इवेंट हो रहा है, तो उसके लिए हम बहुत खुश हैं, क्योंकि ऐसा इवेंट ये कंपैरेटिवली एक इंटरनेशनल इवेंट, एक नेशनल इवेंट वैसा ही है और इधर बहुत सारे लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिला है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि हमने इस साल बहुत सारे मेडल जीते हैं और हम यही चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स और ज़्यादा हो और अगले साल हम और ज़्यादा मेडल्स जीतें। खेलो इंडिया बीच गेम्स के कई स्पर्धाओं में दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला है, जो इस केंद्र शासित प्रदेश में नई खेल संस्कृति के विकास को और पुख्ता करता है। किसी भी प्रदेश का विकास वहां के युवाओं के विकास के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे में दीव में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया बीच गेम्स यहाँ के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह बड़ी बात नहीं है कि इस मंच से आने वाले समय में बड़े खिलाड़ी निकलकर सामने आए। कैमरामैन नवीन के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दीव।
और खेलो इंडिया बीच गेम्स के दौरान कबड्डी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। खेलों में हिस्सा ले रही महाराष्ट्र की कबड्डी टीम के 5 खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग में भी खेल चुके हैं। खिलाड़ियों का मानना है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स ने देश में खेल को नई दिशा दी है। इन कबड्डी खिलाड़ियों से खास बात की है हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। आप ये खास बातचीत देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कबड्डी, इस खेल को हम में से हर कोई जानता है। पहले यह खेल मिट्टी पर खेला जाता था, फिर मैट पर आया और उसके बाद खेलो इंडिया बीच गेम्स में ये खेल सैंड पर यानी बालू पर खेला जा रहा है। बेहतरीन मैच था, हमने देखा आप लोगों ने जिस तरह से एक कड़ी प्रतियोगिता का सामना किया, हालांकि ब्रॉन्ज मेडल जीता। कहाँ कमी रह गई? लास्ट में हमसे थोड़ा गलती हो गया और रेडर से भी थोड़ा सा, मतलब दोनों से डिफेंडर और रेडर से थोड़ा सा गलती होगा, इसके लिए हम हार गए। बाकी कुछ नहीं, सीखने के लिए मिल गया। फर्स्ट टाइम आ गए इधर बीच कबड्डी खेलने के लिए, तो एक्सपीरियंस अच्छा था। बिल्कुल, मोदी जी ने कहा है कि खिलाड़ी हारता नहीं है, सीखता है। आपने क्या सीखा? हमने सीखा तो जो रेडर की गलती है, मेरी जो गलती कुछ हो रही है बीच में, और डिफेंस तो हमारा अच्छा ही खेला। मेरी जो गलती हुई है 4-5 थोड़े पॉइंट नहीं मिले, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बीच कबड्डी खेलते समय, वो सीख गया मैं। जब प्रो लेवल पे जब डायरेक्ट प्लेयर जाते हैं और ऊपर से वो खेलते, इधर खेलो इंडिया में ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को डायरेक्ट प्लेटफॉर्म मिल जाता है। जब नए नए खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं तो उनको भी ब्रॉन्ज मेडल और उनको भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए अच्छा खिलाड़ी बन जाते हैं और उनको भी एक पीएम मोदी ने एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, वो भी एक नेशनल लेवल तक जाएगा। ये 5 खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग के हिस्सा हैं, जो कि बड़े स्तर पर बड़े प्लेटफॉर्म पर खेली जाती है। प्रो कबड्डी में आप खेल चुके हैं, प्रो कबड्डी का मंच और अगर हम खेलो इंडिया बीच गेम्स के मंच को अगर हम देखें तो दोनों में कितना समानता पाते हैं? और खेलो इंडिया की अगर बात करें तो आप लोगों के खेल के विकास में खेलो इंडिया बीच गेम्स का कितना योगदान है? बीच गेम्स में तो हम सभी पहली बार ही खेल रहे हैं, सब बीच सैंड में। अभी पहले प्रो कबड्डी का बोला जाए तो वो मैट पे होता है पहले, और उसके बाद अभी ये तो सैंड पे है ना, तो हम पहली बार खेल रहे हैं और इससे एक्सपीरियंस भी अच्छा आया, क्योंकि हमारे जो कोच है वो भी अभी गोल्ड इंडिया खेले बीच कबड्डी, तो वो भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस हमें काम आया और हम अभी इससे आगे खेलेंगे, सीखेंगे। जिस तरह से इस प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी खेलों का विकास हो रहा है, उसको लेके आपका क्या कहना है? मोदी जी ने ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सब प्लेयर्स लोग को, यंग प्लेयर्स को, कि खेलो इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, उधर सीखने को भी अच्छे मिलता है और टीम भी ऊपर खेलने के बाद, प्लेस लगने के बाद जॉब के लिए भी काम आता है वो मेडल, इसलिए अच्छा प्लेटफॉर्म है ये खेलो इंडिया मोदी जी ने दिया है। कैमरामैन नवीन के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दीव।